गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में हमने क्लास 6 ख़त्म कर लिया है, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्लास 7 स्टार्ट किया है और क्लास 7 में हमने पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों को पढ़ा और जाना कि 1000 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में देखा कौन कौन से नए राज्य और नए राजा बन रहे थे, कैसे छोटे क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने को राजा घोषित कर रहे थे। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 3 में हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत जो बना था वो गुलामों का वंश था, गुलामों के द्वारा बनाया गया था। और ये जो गुलाम आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो ये तुर्क के शासक जो थे मोहम्मद गौरी, उसके द्वारा लाए गए थे भारत में। तो तुर्क का एक शासक था मोहम्मद गौरी, जो कि तुर्क मुसलमान था। और मोहम्मद गौरी यहाँ पे आता है भारत में। उस टाइम पे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था दिल्ली में और वो दिल्ली पे आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी तुर्क से आता है और भारत पे आक्रमण करता है दिल्ली वाले स्थान पे, और वहाँ के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। और वहाँ पे वो पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बार में पराजित करके पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसको तो यहाँ से वापस जाना था, उसको यहाँ पे राजा बनना नहीं था। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे अपने दिल्ली वाले क्षेत्र को जीत जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने दास को, उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो यहाँ पे छोड़ देता है दिल्ली वाले इलाके में शासन कार्य संभालने के लिए। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास भी था और सेनापति भी था। तो यहाँ पे वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके वापस चला जाता है मोहम्मद गौरी। और कुछ दिनों के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो जाता है। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसलिए इस वंश को दास वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कुछ दिनों के लिए शासन संभालता है, लेकिन क्या होता है, फिर से उसका दास जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास फिर से यहाँ का शासक बन जाता है। और इस पूरे शासन व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको दास वंश और ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो दिल्ली के शासन में सबसे पहले हम लोग दिल्ली के सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली का सल्तनत क्या था कि यहाँ पे तुर्क जो आए थे बाहर से, तुर्क मुस्लिम जो थे, ये मुस्लिम धर्म को मानते थे और ये तुर्क से आए हुए मुसलमान थे, तुर्क मुसलमान। और यहाँ पे ये पूरे दिल्ली पे और बहुत सारे राज्यों पे बहुत दिनों तक शासन करते हैं, 90 साल से भी अधिक। तो दिल्ली के शासक के बारे में चलिए शुरू करते हैं हम लोग, जो कि हमें चैप्टर 3 में क्लास 7 में पढ़ना है। तो इसका इंट्रोडक्शन है। 1206 से 1526 तक दिल्ली पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया। 1206 के पहले मुस्लिम शासक का कुछ अता पता नहीं था भारत में। हिंदू शासक थे, राजपूत वंश थे और बहुत सारे वंश बने थे, गुर्जर प्रतिहार, ये सब हमने पढ़ा था। तो 12वीं शताब्दी में ही तुर्क मुस्लिम आते हैं और उसके बाद फिर मुस्लिम शासन का भी हम लोग को पढ़ना है कैसे शुरुआत हुआ। तो 1206 के पहले मुस्लिम शासक यहाँ पे कोई भी नहीं था। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया। इन्हें दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और इस टाइम पीरियड को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इन शासकों ने भारत में नई प्रशासन व्यवस्था, सेना और कर प्रणाली विकसित की। और ये जो शासक आए थे बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें भी लेके आए थे। तो दिल्ली सल्तनत के मुख्य 5 वंश थे। पिछले वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से वंश रहे, उसके बारे में डिटेल्स से बहुत सारा कुछ मैंने बताया, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए क्रमवार। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं जाके पिछले वीडियो में। तो दिल्ली सल्तनत, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो चैप्टर का ये आपको समरी दिख रहा है, जिसके पूरे चैप्टर का ये सारांश है। पूरे चैप्टर में हमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नोट्स के द्वारा। और आप लोग इसको पढ़ने के बाद चैप्टर ज़रूर पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के मुख्य 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिजली वंश
1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। ये मुख्य 5 वंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत के मुख्य 5 वंश कहलाते हैं और इन्होंने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। पहले वह मोहम्मद गौरी का गुलाम वह सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो मोहम्मद गौरी आता है, तुर्क से भारत पे आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसके बाद यहाँ पे पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेता है और यहाँ से वापस चला जाता है। वापस जाने के क्रम में अपने दास और सेनापति, जो कि उसका गुलाम और सेनापति दोनों था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पे छोड़ देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दास वंश की स्थापना करते हैं, जिसको सल्तनत काल कहा जाता है। अब प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। इक्ता प्रणाली सल्तनत काल की बहुत फेमस प्रणाली थी। राज्य को छोटे भागों में बांटा गया। राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था, जिन्हें इक्ता कहते थे। राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता था, जिन्हें इक्ता कहते थे। तो बहुत बार पूछा भी गया है कि इक्ता क्या होता है। राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटने की प्रक्रिया को ही इक्ता कहा जाता था। इक्ता का अधिकारी इक्तादार कहलाता था और उस छोटे छोटे भाग को में जो राज्य को बांट दिया जाता था, उसके शासन को चलाने के लिए इक्तादार की व्यवस्था की जाती थी। वह कर वसूलता व सेना रखता था और इक्तादार जो था वह कर वसूलता था लोगों से, किसानों से, और सेना रखता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शासन व्यवस्था। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली की महत्ता क्या थी। तो दिल्ली पर ही क्यों इसने शासन किया, दिल्ली पे ही क्यों इसने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तो इसका इम्पोर्टेंस था कि दिल्ली व्यापार और राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। दिल्ली जो है वो व्यापार और राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। अच्छी सुरक्षा, व्यापार मार्गों से जुड़ाव, सेना नियंत्रण में सुविधा। तो यहाँ पे अच्छी सुरक्षा थी, व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था दिल्ली, और सेना नियंत्रण में यहाँ पे सुविधा होती थी। इसलिए दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण था शासन के नज़रिए से। अब महत्वपूर्ण हम लोग महत्वपूर्ण प्रशासक देखेंगे। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो गुलाम वंश का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इसने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। उसके बाद दूसरा प्रमुख शासक इल्तुतमिश है, सल्तनत को मजबूत बनाया। इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत बनाया। 40 अमीरों का समूह बनाया और 40 अमीरों का समूह बनाया। अमीर किसे कहते थे, अमीर सरदार कहते थे। तो 40 सरदारों का एक समूह था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। और फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला और एकमात्र महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान थी और पुरुषों की तरह शासन किया था इसने। अमीरों ने इसका विरोध किया और अमीरों ने इसका बहुत विरोध किया था रजिया सुल्तान को। बाद में वहाँ के कुछ सैनिकों ने ही मार दिया और ये जो है इसका बहुत विरोध हुआ था। और रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज ने भी अपने विचार प्रकट किए थे कि ईश्वर ने स्त्रियों को शासन करने के लिए नहीं बनाया है, पुरुषों को शासन करने के लिए बनाया। तो मिन्हाज-ए-सिराज ने भी रजिया सुल्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद बलबन, गियासुद्दीन बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन और इसको कठोर शासक के रूप में जाना जाता है और ये सीधे मृत्युदंड के रूप में ही सजा देता था किसी भी कार्य के लिए। और राजा की शक्ति बढ़ाई, इसने राजा की शक्ति बढ़ाई। तो बलबन को बहुत ही क्रूर शासक के नाम से भी जानेंगे हम लोग, क्योंकि अभी क्लास 7th का चैप्टर है ये छोटा सा, तो इसमें डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। और इसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल्स में भी आप लोग को एक वीडियो बना के दूंगी कि इन शासकों ने कौन कौन से कार्य किए थे, तो वो वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। अभी चैप्टर के नज़रिए से हम लोग चैप्टर के अनुसार पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में और इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, सबके बारे में आप लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो बलबन जो है उसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। कठोर शासन, ये बहुत कठोर शासक था
राजा की शक्ति इसने बढ़ाई थी। फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक था। मंगोल आक्रमण रोके, इसने मंगोल आक्रमण को रोका और दक्षिण भारत तक विजय किया। बाजार नियंत्रण नीति लागू की। और खिलजी वंश का जो ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार नियंत्रण लागू की थी और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, वस्तु का दाम तय था, सस्ते दाम, सेना का खर्च कम। और इसने वस्तु का दाम तय कर दिया था, बहुत सारी वस्तुओं का दाम, जैसे कि चावल का मूल्य कहीं पे कुछ हुआ करता था, कहीं पे कुछ हुआ करता था, तो इसने ऐसा किया कि चावल का एक ही मूल्य तय किया, मतलब एक वस्तु का दाम एक ही होता था सभी जगहों पर। और सेना के खर्च को भी इसने कम किया था। तो इस पॉलिसी को मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी कहा जाता है, बाजार नियंत्रण नीति। फिर आता है तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे प्रमुख शासक था मोहम्मद बिन तुगलक और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया और इसने तांबे के सिक्के चलाए। तो ये जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने चांदी के सिक्के चलाए, कई योजनाएं असफल रही और इसने कई योजनाएं भी बनाई लेकिन वो असफल रहा। तो तुगलक वंश का सबसे प्रमुख शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तांबे के सिक्के को चलाया था और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ये ले गया था। कई योजनाएं असफल रही इसकी, ये बहुत सारी योजनाएं बनाता था लेकिन इसकी योजनाएं असफल रह गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का एक और प्रमुख शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने नहरें बनवाई, बाग और इमारतें बनवाई और कर कम किया। मंगोल आक्रमण, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ करता था। तो इस सल्तनत काल के टाइम में भी बहुत सारा मंगोल आक्रमण हो रहा था चंगेज खां के नेतृत्व में। सल्तनत को मजबूत सेना रखनी पड़ी, सल्तनत को मजबूत सेना रखनी पड़ी, सीमा सुरक्षा बढ़ाई गई। मंगोल आक्रमण के चलते सल्तनत काल को अपनी सेना पर बहुत ध्यान देना पड़ता था और सीमा की सुरक्षा भी बढ़ाई जाती थी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा था मंगोल से चंगेज खां के नेतृत्व में। सल्तनत का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, चलिए देखते हैं सल्तनत का विस्तार कहाँ तक हुआ था। तो उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत तक प्रभाव फैलाया। तो इसके प्रमुख शासकों ने इसको बहुत सारे क्षेत्रों में फैला दिया था। उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत तक इसका प्रभाव था। सल्तनत के सामने प्रमुख समस्याएं भी थी। अब ये सल्तनत काल जो है इतना बढ़ रहा था लेकिन इसके सामने प्रमुख समस्याएं भी थी। ये बिना समस्या के नहीं आगे बढ़ रहा था। तो अमीरों का विद्रोह हो रहा था बार बार। अमीर जो कि सरदार हुआ करते थे, इसका विद्रोह हो रहा था। प्रांतीय शासकों की बगावत, जो प्रांत के जो शासक हुआ करते थे वो भी इस सल्तनत काल के शासकों के खिलाफ बगावत कर देते थे। मंगोल आक्रमण भी हो रहा था और आर्थिक समस्याएं भी हो रही थी। तो सल्तनत काल के सामने बहुत सारे समस्याएं भी थी। दिल्ली सल्तनत का पतन, अब इतने लंबे टाइम तक सल्तनत काल रहा लेकिन इसका पतन का क्या कारण रहा, तो हम लोग देखते हैं। लगातार संघर्षों के कारण सल्तनत कमज़ोर हो गई। तो लगातार ये जो सल्तनत काल था वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसके चलते ये कमज़ोर होती जा रही थी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई राजा लगातार युद्ध लड़ेगा, लगातार लड़ाई झगड़े होंगे तो उसकी ताकत जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो सल्तनत काल के साथ भी यही हुआ और इसकी जो पावर थी वो ख़त्म होने लगी थी। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको परास्त करके यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर तोप के साथ आया था, इसलिए भी सल्तनत काल का इब्राहिम लोदी हार गया था। वो हम लोग मुगल वंश में भी पढ़ेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे होती है। तो हमारा चैप्टर 4 हमें बताएगा मुगल वंश के बारे में। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातों को जाना कि कैसे कैसे सल्तनत काल बने। सल्तनत काल के मुख्य 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट बात है एकता प्रणाली, एकता दर, ये भी इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट
पार्ट है कि इक्ता क्या होता है और इक्तादार क्या होता है। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग चैप्टर जरूर पढ़े तो और बातें अच्छे से समझ में आने वाली है। अब इस चैप्टर का सारांश क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के शासक तुर्क मुस्लिम थे। तो दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वो तुर्क मुस्लिम था, मूल रूप से तुर्की मूल और मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। प्रशासन, सेना और कर प्रणाली विकसित हुई। इस टाइम पीरियड में प्रशासन, सेना और कर प्रणाली विकसित हुई। इसमें कई शक्तिशाली वंशों ने शासन किया और इसमें कई शक्तिशाली वंशों ने शासन किया। अंत में मुगलों ने सल्तनत काल समाप्त कर दिया और अंत में मुगल सल्तनत काल को समाप्त कर देते हैं। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसका नोट्स बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। और मेरा ये जो सजेशन है वो आप लोग ज़रूर याद रखें कि इसको पढ़ने के बाद चैप्टर को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर इसको पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाने के बाद चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आधी बातें समझ में आएंगी, इसलिए चैप्टर ज़रूर पढ़ें। तो महत्वपूर्ण शब्द, अब इम्पॉर्टेंट शब्द हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो अमीर, अमीर मतलब सरदार हुआ करता था। और अमीर, इक्ता प्रशासनिक क्षेत्र, इक्ता जो है प्रशासनिक क्षेत्र, छोटे छोटे राज्यों को जो बांटा जाता था उसको इक्ता कहते थे। इक्तादार, इक्ता अधिकारी होता था, जो छोटे छोटे राज्यों को बांटा जाता था उसको इक्तादार, इक्ता अधिकारी कहा जाता है। और सुल्तान, मुस्लिम शासक को सुल्तान कहते थे। तो ये हमारा चैप्टर NCERT क्लास 7th का समाप्त हो गया और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और बातें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमें NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप TRE की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो भी NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, क्या दिक्कत रही। और अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देखें तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।